सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो कोई ऐसा नहीं है कि आपको सुनने में अच्छा लगे। अगर आप फॉलो करोगे, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज चीजें मैंने यहाँ पे रखी हैं। आपको क्या करना है कि बस ध्यान से सुनना है। कुछ अच्छा लगे तो एक आधा चीजें आप नोट भी कर सकते हैं एंड कोशिश करना कि उसको रेगुलर वे में आप उसको फॉलो करिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक है हमारी आज की क्लास का वो ये है कि इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर आईपी मैट एग्जामिनेशन एंड द ड्यूरेशन इज 3 मंथ। देखो भाई, इसका सीधा सिंपल एक आंसर है, यस, बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल ये तभी है जब आप सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे जो एग्जाम में आता है और उसी ढंग से करेंगे जिस ढंग से एग्जाम निकाला जाता है, तो रिटर्न आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मैं बात करता हूं आईपी मैट एग्जाम की, तो आपके लिए 3 मेजर एग्जाम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका आईपी मैट इंदौर, ठीक है, और एक होता है आपका रोहतक, एंड द लास्ट वन इज जिपमैट। जिपमैट होता है किसके लिए? आईएम जम्मू एंड बोध गया के लिए। और धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर से बहुत सारे आईएम्स अपने आईपी मैट प्रोग्राम को लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि बैंगलोर लेकर के आया, उसने अपना एंट्रेंस भी कराया, बहुत इजी पेपर दिया, इस बार की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सिरमौर भी आया, उसने भी अपना इंटरव्यू प्रोसेस कराया, इजी लेवल पे था। आईएम अमृतसर की एंट्री हो चुकी है। धीरे धीरे करके बहुत 2-3 सालों से सुनने में आ रहा है कि आईएम लखनऊ भी ज्वाइन करेगा इस रेस को। तो कहीं ना कहीं अब ये धीरे धीरे करके ना एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम होता जा रहा है। पहले ही उतना पॉपुलर नहीं था, पर अब ये पॉपुलर होता जा रहा है। उसका कारण यह है कि आईएम्स की डिग्री आपके लिए न सिर्फ अपॉर्चुनिटीज खोलती है, बल्कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और नेटवर्क बनाती है कि आपको जिस भी फील्ड में जाकर के कोई भी काम करना है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आधे चैलेंजेस तो आपके ऐसे ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है भाई, मैं आप पूरी कोशिश करूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी आप लोगों को दूं 3 महीने में किस तरीके से फोकस के साथ काम करना। अच्छा, यहां पर भी एक चैलेंज आएगा। क्या चैलेंज आएगा कि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट के 12th के एग्जामिनेशन है ना। तो जिन लोगों के भाई 12th के एग्जामिनेशन है उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि वो लोग ये काम नहीं कर सकते। ये वीडियो प्राइमरली उन लोगों के लिए है जो ड्रॉपर्स हैं, जो ड्रॉप ले चुके हैं या जो किसी और कॉलेज में हैं, लेकिन अभी उनके पास टाइम है और वो स्विच करना चाह रहे हैं और उनके पास एज लिमिट भी है, तो वो उनके लिए वीडियो है। ओके, चलो भाई, बहुत ज्यादा चिल्ला करके नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा बहुत काम की बात बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। मेरा इंट्रोडक्शन तुम लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो फिर मैं बता दूं कि भाई ऑल ओवर 19 एग्जाम्स मैंने दिए हैं, 17 एग्जाम्स मैंने क्रैक करे ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग गेट, ट्वाइस ऑल इंडिया रैंक होल्डर। मुझे पता है कि किस तरीके से एग्जाम आप लोगों को देना है, क्या चैलेंजेस आते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ में किस तरीके से आप उनको कॉन्कर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चैलेंजेस, जो सबसे बड़ा चैलेंज है आपके जीवन में, वो है आपका फियर। अब फियर को ही यार ओवरकम करते करते ना साल भर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। लोग कहते हैं मैं मैथ्स से डरता हूं, मुझे मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स समझ में नहीं आती। नहीं आती, सीखो ना भाई। यही तो चैलेंज एक्सेप्ट करना है आपको। क्या ये एमबीए आता है क्या? नहीं आता ना, सीखोगे ना। कोई चीज नहीं समझ में आ रही, सीखोगे ना उसको। तो अपना अप्रोच जो है वो पॉजिटिव रखो। कोई चीज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, सीखो। टाइम लगता है हर चीज में, हर चीज की करेंसी बनी है, करेंसी आप पे करेंगे तो चीज आपको मिल जाएगी। क्लियर हुई बात? तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द आईपी मैट एग्जाम। मोस्ट ऑफ यू नो कि भाई क्या है। तो आईपी मैट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, ठीक है। एंड वन ऑफ द इंडियन प्रीमियर इंस्टीट्यूट, मैंने अभी आप लोगों को बताया कौन कौन से वो है, ये सारी बातें आप लोगों को पता है। डिग्री जो होती है आईएम की भाई, वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि आपको पता है कि अपॉर्चुनिटीज, लीडरशिप रोल, हाई इंपैक्ट डिसीजन एंड ऑल ऑल ऑल, कुल मिला पैसा मोटा है, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, पैसा मोटा है, उसमें भी आपको फीस भी फिर मोटी है उस हिसाब से, ठीक है। चलो भाई, लेकिन वो चैलेंजिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो अगर मैं आपसे सेक्शन की बात करूं तो आईपी मैट एग्जामिनेशन में 3 सेगमेंट होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, द सेकंड वन इज वर्बल एबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज लॉजिकल रीजनिंग प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं इंदौर की, तो इंदौर में क्या होता है कि लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती है ना। इनडायरेक्ट फॉर्म में 2-4 क्वेश्चन आगे तो आगे, वैसे नहीं आती है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्लस मॉडर्न मैथ्स, यानी कि आपकी 9th-10th की जो मैथ्स होती है वो आपसे पूछी जाती है। कुछ कुछ पोर्शन 11th-12th के भी होते हैं, बट कैलकुलस नहीं है उसमें। वर्बल एबिलिटी बेसिक, आपसे ये बस चेक करा जाता है कि भैया आपकी रीडिंग स्किल कैसी है,
कॉम्प्रिहेंडिंग पावर आपकी कैसी अच्छी है या नहीं है, नहीं अच्छी है तो कर लो, 3 महीने का समय। लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई, ये आपका रोहतक जिपमैट, इसमें पूछा जाता है। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि स्ट्रैटेजी है, यहां पे मैं सिलेबस नहीं बताऊंगा, तो सिंपल मेन बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या होता है सिलेबस में, मैं उसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो भाई ये जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जो आपको 3 मंथ यानी कि 90 डेज जो आप एज अ चैलेंज मान करके करें, एज अ कसम मान करके करें, आप कोई भी एक डेडिकेटेड अप्रोच अपना सकते हैं, आप कुछ भी करिए, आपके ऊपर है, बट आपको करना क्या है यार, सबसे पहले ये समझो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करो, क्योंकि ये 3 महीने की जो बात है, 3 महीने में आपके सक्सेस रेट जितने होते हैं, हो सकता है 2.5 महीने की अप्रोच में उसके आधे हो जाए, हो सकता है 2 महीने की अप्रोच में पूरा ही मामला खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो बात मैं कर रहा हूं कंपाउंडिंग इफेक्ट है। कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब समझ में आता है कि आपने एक अच्छी आदत डाली, आज कोई रिजल्ट नहीं आया, कल कोई रिजल्ट नहीं आया, 1 महीने कोई रिजल्ट नहीं आया, 3 महीने कोई रिजल्ट नहीं आया, 1 साल में अचानक आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये कैसे हो गया, मैं यहां से यहां कैसे पहुंच गया, अभी तक तो मैं बड़ा नॉर्मल जीवन जी रहा था। तो मेरे भाई आपके जो उस प्रोसेस में जो काम कर रही थी वो थी क्या, वो थी कंपाउंडिंग इफेक्ट। काम क्या कर रहा था, कंपाउंडिंग इफेक्ट काम कर रहा था, जिसके ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम लिमिट। तो स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल एंड एलोकेट करना शुरू करो टाइम को। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जितने भी स्टूडेंट से मैं बात करता हूं उनके अंदर मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स पढ़ने बैठे, सपोज दैट वो सुबह 6 बजे उठ गए, ठीक है, एंड वो मैथ्स पढ़ने बैठ गए। अब सपोज दैट उन्होंने परसेंटेज पढ़ना शुरू करा एंड पता चला कि 11:30 AM हो गया, वो परसेंटेज ही पढ़ते रहे और वो इतना पक गए, इतना बिल्कुल हेक्टिक हो गया शेड्यूल कि अब वो सो गए, उसके बाद सीधे उठे शाम 7-8 बजे, उनको लगा भैया ना हो गया। तो किसने आपसे कहा था कि 5 घंटे 5.5 घंटे बैठ करके मैथ्स पढ़ो? नहीं, आपको टाइम एलोकेट करना होगा। तीनों सेगमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो ये बात समझ गया वो होशियार है, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना, आपको काबिल नहीं बनना है। समझ आई बात? एक बार आपने एग्जाम निकाल लिया उसके बाद ये सब चीजें मत पढ़ना, कभी मत पढ़ना, ठीक है? क्योंकि आप कब पढ़ोगे, आप कैट के लिए तो पढ़ोगे, तो जरूरत ही नहीं, वो तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, आप यहां से बीबीए एमबीए बीए एमबीए लेकर के ही निकलोगे ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एलोकेट करना सीखो टाइम। आपको हर सेगमेंट के लिए टाइम एलोकेट करना है, एलआर के लिए, वर्बल एबिलिटी के लिए, क्वांट्स के लिए, और इसी में मैं आपकी मॉडर्न मैथ्स भी माने ले रहा हूं। मॉडर्न मैथ्स के लिए टाइम एलोकेट करना सीखिए। समझ आई बात? अभी मैं आपको बताऊंगा मैं अपनी स्ट्रैटेजी के समय प्रिपरेशन के टाइम पे मैं क्या करता था। छोटे छोटे स्टेप होते थे, लेकिन आप समझोगे, मतलब आपको लगेगा यार क्या बेवकूफी है, लेकिन भाई ट्रिमेंडियस चेंजेस आए इन छोटे छोटे स्टेप को या छोटे छोटे टास्क को फॉलो करने में। अभी मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा, ठीक है? तो डिवाइड योर स्टडी टाइम वाइजली इन ऑल द सेक्शन, एंड खास तौर से आपको ज्यादा प्रैक्टिस वहां पर करनी है जहां पर आपका वीकनेस इंडेक्स हाई है। सपोज दैट एवरेज है, आप थोड़े बहुत भी सीरियस एस्पायरेंट है, तो सपोज दैट आप अप्रैल से या मई से पढ़ना शुरू करा होगा आपने। अब आज की डेट में अगर जैसे मान लो आपको चेक करना है कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, सपोज दैट एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एवरेज का टॉपिक उठाया। एवरेज के टॉपिक के मैंने कोई 10 क्वेश्चन उठाए 2-4 टाइप से, और उसके बाद मैंने चेक करा कि भाई मेरे से ना 7 क्वेश्चन हो गए, 3 नहीं हो पाए। तो ये जो 3 क्वेश्चन नहीं हो पाए, ये कौन से उसके आ रहे? सपोज दैट एक इंक्लूजन का क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा, एक एवरेज का क्वेश्चन, वो वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा, और सपोज दैट नंबर वाला नहीं हो पा रहा। तो मुझे ये बात पता चल गई कि एवरेज के 3 टॉपिक जो हैं वो मेरे क्या है, उतने अच्छे नहीं है। एवरेज के जो 3 टॉपिक है वो मेरे उतने अच्छे नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इन 3 टॉपिक की प्रैक्टिस करूंगा। कब करूंगा? तुरंत नहीं करूंगा, अगले दिन करूंगा। क्यों? क्योंकि आज तो मैं वो शेड्यूल फॉलो करूंगा ना जो मैंने कल रात में बनाया था। आपको हर एक रात पहले अपना प्रॉपर शेड्यूल बना लेना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई लेट मी चेंज द कलर, आपने बोला कि सपोज दैट मान लो मैं 6 AM पर अपनी शेड्यूल को शुरू करता हूं। तो 6 AM पे देखो 2 बातें होती हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वीडियो हो सकता है लंबी हो, तो आप 1.5x पे करके देख लेना। 6 AM पे आप शेड्यूल शुरू करते हो, इसका मतलब ये आप 5 बजे सो करके उठ रहे हो, और आप 6 बजे सो करके उठ रहे हो, तो आप 7 बजे तक अपना शेड्यूल जो है वो शुरू कर पाओगे। भाई देखो कई लोगों, कुछ लोग ऐसे होता है उठते ही बिल्कुल पढ़ने बैठ जाते हैं, कुछ लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, वो नहीं अडेप्ट कर पाते हैं, तो उनको टाइम लगता है, वो पहले इधर उधर लहराएंगे, फिर टहलेंगे, फिर हाथ, मतलब बहुत सारे स्टफ होते हैं वो सब करेंगे, है ना?
कुछ लोगों की कोई और आदत है, कुछ लोग चाहते हैं हम थोड़ा वॉक कर ले, थोड़ा बाहर निकल ले, थोड़ा तुरंत नहीं पढ़ेंगे। तो आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से देखना है। शेड्यूल जो आप टेबल पे बैठ जाओ पढ़ने, ठीक, उससे 1 घंटा पहले कोशिश करो बफर पीरियड 1 घंटे का लो, और अपनी नींद को थोड़ा कट डाउन करो। जैसे ही आप अपनी नींद को कट डाउन करोगे, दोपहर में सोते हो तो अपने आप को 6 गाली दो और मना कर दो, कहते हो आज से मैं दोपहर में नहीं सोऊंगा, सिर्फ रात में सोऊंगा। पेपर हो जाए तो पूरे दिन पड़े रहना मगरमच्छ की तरह, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन कोशिश ये करो अभी कि जितना कट डाउन कर सको अपनी स्लीप को, क्योंकि जितना आप कट डाउन करेंगे अपनी स्लीप को उतना ज्यादा आपके पास टाइम होगा, बट नॉट लेस देन 6 आवर। 6 आवर इज कंपलसरी कि आपको सोना ही सोना है, इतना। तो सपोज दैट आपने ये करा, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 6 से 8, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं आप यही चीज फॉलो करो। आप ये टाइम उठा लो, अपने वर्बल एबिलिटी को दे दो। क्या करना है, सपोज दैट भाई मॉर्निंग का समय है, एडिटोरियल्स आए हैं, रीड करिए। नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे डालिए एडिटोरियल्स, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिए, पहले खुद से पढ़िए, फिर देखिए सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैम क्या पढ़ा रही है, और ना उसको समझिए, समझने की कोशिश करिए। आज ये काम बोरिंग लगेगा, एक हफ्ते बोरिंग लगेगा, धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी। आदत डालना ही तो है, सबसे टफ काम तो यही है। पहला, ये जो आपका पहला दिन बीतेगा ना, ये पहले दिन में जितने भी आप टेंशन, जितनी फ्रस्ट्रेशन आप सहोगे, ये आपको लगातार सहनी है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। पढ़ना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, जहां आपकी हैबिट डेवलप हो गई वहां फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर सपोज दैट आपने 8:30 पर, या आप 1 घंटे का भी हॉल्ड ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। 9 to 11 आप मैथ्स प्रैक्टिस करिए, या आपने शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं इंदौर के, आप वो प्रैक्टिस करिए। अगेन आप 2-3 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, आप 3 से 5 अपना एलआर प्रैक्टिस करिए। अगर आप इतना पढ़ रहे हैं ना डेली, बहुत बड़ी बात है ये। 6 घंटा आपको लगता है यार 6 घंटे में क्या होगा, 8 घंटे। मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट को देखा है जिनकी 10 मिनट बैठ के पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है, बट जब मैं उनसे कहता हूं कि 6 घंटा लगातार पढ़ना है, तो वो डैम श्योर तरीके से बोलते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि वो कहते हैं 8 से 10 घंटे बैठो, पर वो 8 से 10 घंटे पूरे हफ्ते में भी नहीं बैठते हैं। तो पहली बात तो ये अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करिए, जो रियलिटी है उसको फॉलो करिए, एडवाइस वो रखिए, वो अपने आप को दीजिए जो प्रैक्टिकल, ठीक है। शेड्यूल बनाने पर कई लोग इस तरीके के शेड्यूल बनाते हैं कि मिलिट्री का भी शेड्यूल उसके आगे बहुत फीका पड़ जाता है, इतनी टफ। तो ऐसा नहीं आपको करना है। तो 2 बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि स्टार्ट अर्ली आपको करना है, ठीक है, चाहे वो डे की बात हो, चाहे वो प्लानिंग की बात हो। एलोकेट करना है आपको टाइम को, और हर वीक अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने 8 से लेकर के 15 फेब तक का कोई एक स्ट्रैटेजी बनाई, मान लो 8 दिन की। अब 16 फेब को ना उसको रिव्यू करो कि भाई ये जो वीक हमारा 1 था, सपोज दैट आपने 8 तारीख से ही पढ़ना शुरू करा, तो ये जो वीक हमारा 1 था, ये फ्रूटफुल रहा कि नहीं रहा। पता चला आप एग्जाम के समय ही देखोगे, अरे यार हम तो जो पढ़ रहे थे वो तो बहुत गलत तरीका था, तो फिर तब तो नाव निकल चुकी, अब क्या करोगे। तो हर वीक क्या करना, आपको रिव्यू भी करना है, चीजों को रेगुलरली बेसिस पे रिव्यू करना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, बहुत से लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेगमेंट है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके स्कोर कम आते हैं मॉक में, और वो पहले से ही मान लेते हैं कि मैं तो ये पेपर नहीं निकाल पाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझो, पहला स्टेप कॉन्सेप्ट। भाई कॉन्सेप्ट इज द की। अब ये बताओ कि ताले को तो आप हैमर स्ट्रोक मार मार करके भी खोल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास चाबी है तो कितना आसान हो जाएगा खोलना। समझ आई बात। आप क्या करते हो, आप हैमरिंग करते हो। आप सोचते हो लगातार 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं और देखो मैं तो निचोड़ दूंगा इस कॉन्सेप्ट को। नहीं, इनफैक्ट अगर आप कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ें और क्वेश्चन से 20 to 25 ही प्रैक्टिस करें तो भी आपका काम हो जाएगा। बस हर दिन 1-1, 2-2 क्वेश्चन रिवाइज करते रहो। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल स्ट्रेंथ करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपने नहीं किया तो बहुत मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन। एंड कॉन्सेप्ट के बाद जो अगला नंबर आता है वो प्रैक्टिस का। फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, बट रिगरस प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि रिगरस प्रैक्टिस में आप क्या है, एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार लगाना शुरू कर दोगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन अवेलेबल ही नहीं है अगर आप रिगरस प्रैक्टिस करने पर आ गए। एंड द लास्ट वन इज दैट कि जब आप कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस कर लें तब आप शॉर्टकट बनाएं। सपोज दैट कोई फॉर्मूला है तो आपने ये देखा कि भाई ये तो फॉर्मूले बेस पर भी हो पाएगा। सपोज दैट आपने देखा कि यार ये 4 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्वेश्चन लगाया तो मुझे समझ में आया कि बीच की 2 लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हटा दो। या आपने देखा कि चलो ठीक है भाई, मैंने एवरेज पढ़ लिया है, अब मैं इसकी ट्रिक्स देखूंगा, है ना। तो ट्रिक्स देख ली आपने, तो करके ना एक A4 शीट बना ली, उसमें एवरेज के ऊपर सारी ट्रिक लिख दी। तो इस तरीके से करना है। बट ये लास्ट स्टेप है, पहला स्टेप नहीं है। पहला स्टेप ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आपको समझनी पड़ेंगी चीजें। आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। एक एग्जामिनर
फला फला टॉपिक में आपसे पूछना क्या चाह रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना होता है भाई? क्या टाइम मैनेजमेंट वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल है और नहीं भी है इसलिए क्योंकि आप लोगों को ये लगता है, बहुत सारे एस्पायरेंट होते हैं जो अंदर ही अंदर तैयारी करना चाहते हैं, बट उनकी कभी हैबिट ही नहीं बनी उतना रिगरस पढ़ाई करने की और चीजों को उतना सीरियसली लेने की। तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर ना प्रोक्रेस्टिनेशन भरा हुआ होता है। तो जिस भी एस्पायरेंट के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन भरा हुआ होता है उसको हमेशा लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं यार, कहीं से कोई कुछ बता दे कि टाइम मैनेज मेरा हो जाए। परेशान ना हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो बट इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, जस्ट ये है कि आपने अपने आप को ये समझाने में आप केपेबल ही नहीं रहे हैं कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वो पाना ही नहीं है, दूसरों को हराना भी तो है, तभी तो वो पाओगे। तो अब देखो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई अपने आप को ना टाइम लिमिट देना शुरू कर दो। टाइम लिमिट का मतलब क्या होता है कि 2 घंटे में चैप्टर मुझे खत्म करना ही करना है। 1.5 घंटे में मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करता था। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो बहुत अर्ली एज पे पढ़ाना भी शुरू कर दिया था, तो उस बीच जॉब के साथ साथ क्या होता था कि एग्जाम्स भी होते थे और मैं पढ़ाता 1-2 सब्जेक्ट था एग्जाम में। भाई गेट जैसे एग्जाम में 22 सब्जेक्ट आते थे, तो मैं क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल जैसे थर्मल है, अब 1 से 1.5 मेरा लंच ब्रेक होता था। तो जैसे थर्मल है, मैंने सोचा कि थर्मोडायनेमिक्स के जब तक मैं तीनों लॉ रिवाइज न कर लूं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो अब मैं क्या करता था, अपने पास शीट तो रखता ही था, मैं अपनी अपनी ही आवाज में क्या करता था ना, रिकॉर्ड कर लेता था। जैसे मान लो मैंने थर्मोडायनेमिक्स का लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3 रिकॉर्ड कर लिया, उसको सेव कर लिया कि ये भाई थर्मो के 3 लॉ है। तो मैंने क्या करा, कान में वो लगाया। उस समय तो आई थिंक 2016 में बर्ड शॉट्स नहीं थे, मेरे पास एक नॉर्मली होता, तो लगा करके कान में तीनों लॉस सुन लिए और उसको प्रैक्टिस करने की जगह पे एक A4 शीट में उसको लिख लिया। उसके बाद मैंने खाना खाया। ये काम मैं लिटरली करता था। इसी तरीके से शाम को जब मैं अपने वर्क एरिया से अपने रूम जहां पर मैंने ले रखा था, क्योंकि लखनऊ में तो था नहीं मैं, तो जब मैं वहां जाता था तो मैं गाने नहीं सुनता था, मैं वही अपने ऑडियो लेक्चर सुनता था। आप भी चाहें तो ये काम कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर मैथ्स कैसे रिकॉर्ड करें? अरे मेंसुरेशन के फॉर्मूले एक ऑडियो में रिकॉर्ड कर लो अपने, जितना डिटेल में बता सकते हो, तुम्हें बेचना थोड़ी ना उसको, जितना डिटेल में बता सकते हो कि भाई चलो अब हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन में रेक्टेंगल पर। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है। तो ऐसे करके आपने बना लिया, आपने रेक्टेंगल बना लिया। आपकी मर्जी आप छोटे छोटे बनाए, आपकी मर्जी आप बड़े बनाए। मेरा मानना ये कम से कम 20 मिनट का तो होना चाहिए, और बस वही सुनो। क्या करना है, अपने खुद के ऑडियो नोट्स बनाओ, अपने खुद के A4 शीट्स बनाओ। एक होता है कि आपने नोट्स बनाए, एक होता है उसकी नोट्स की समरी बनाई, एक होता है बिल्कुल लास्ट में एक ही पन्ने का आपने बनाया। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन, क्या होता है ना, जो बैग एक जमा करके आप एग्जामिनेशन हॉल पे या जहां पर आपको भी गाड़ी गाड़ी उतारती है वहां से जब आप पैदल जाते हैं, तो आपके पास एक ही A4 शीट होती है, हाथ में पकड़ करके उसको पढ़ा, इधर उधर किया, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, चेकिंग होने से पहले फाड़ के फेंक दी। समझ आई बात? तो इन तरीकों से, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग मैंने करी हुई है, मेरा एप्टीट्यूड ही वैसा रहा है, तो मैं शॉर्टकट्स निकाल लेता हूं। लेकिन ये शॉर्टकट्स तब डेवलप हो पाते हैं जब आपने बैकग्राउंड में बहुत मेहनत करी हो। अगर आपने बैकग्राउंड ही में कोई मेहनत नहीं करी है तो फिर शॉर्टकट आप बना ही नहीं सकते। आपको विश्वास ही नहीं होगा अपने ऊपर, ना अपने ऊपर होगा ना अपनी स्ट्रैटेजी पे होगा। ठीक है, तो टाइम लिमिट करिए, कोशिश करिए कि भाई अगर आप बिल्कुल ही फ्री हैं, या सपोज आपके पास आधे घंटे का टाइम आया, तो आधे घंटे सोना नहीं है, किसी दोस्त से बातचीत नहीं करनी है, कोई मूवी नहीं देखनी है, यूट्यूब पे कुछ भी नहीं आपको करना। आप एक काम करिएगा, अगर सपोज आपके पास हाफ एन आवर का टाइम आता है, तो 1 सेकंड रुकना। हाँ, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या करना है, आप अपने आप को एक चैलेंज दे दो कि भाई मैं अभी फ्री हूं। अपने माइंड से कहो मेरे पास 25 मिनट का समय है, तो एक काम करते हैं, चलो आओ मिक्स मॉक लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये मिक्स मॉक कैसे लगाएंगे? 5 क्वेश्चन QA के रख लिए, 5 क्वेश्चन LR के रख लिए, 5 क्वेश्चन वर्बल के रख लिए, है ना। टाइमर लगा लिया। आप कोशिश करिए कि ये 15 क्वेश्चन आपके 15 मिनट में हो जाए। नहीं 15 में इनिशियल लेवल पे हो पा रहे हैं, 20 मिनट में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 ही मिनट में हो। क्यों? क्योंकि आपको सॉल्यूशन भी तो देखना है, आपको ये भी तो देखना है कि यार एनालिसिस कर रहे हो। अब यहां पर 5 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे मत उठा लेना जो बिल्कुल ही बहुत ही ईजी हो, उस टाइप के क्वेश्चन मत उठाइएगा। कोशिश करिएगा आप उस टाइप के क्वेश्चन उठाइए जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। आप सपोज ज्योमेट्री नहीं आती, 5 क्वेश्चन उठा लो ज्योमेट्री के, इसी माने 5 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अरे नहीं कर पाओगे मत करो, आप नहीं कर पाए ना, मैं तो कह रहा हूं चलो 0 आ गया इसमें, ठीक, मत करो अटेम्प्ट। इससे मान करके चलो आपके 4 सही हो गए, इससे मान करके चलो आपके 3 सही हो गए, निराश होने की बात ही नहीं। आपको 5 नए फॉर्मूले पता चल के,
ऐसे 5 नए फॉर्मूले जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो अपने मन को आप इनपुट दोगे कि चलो यार ज्योमेट्री पढ़नी है, अरे यार ज्योमेट्री पढ़नी है। लेकिन इस तरीके से आप करो, आप डेली लगाओ 5 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन, इतने तो फॉर्मूले भी नहीं है, समझ रहे हैं? छोटे छोटे करके चंक्स में बांटो। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल परसेंटेज बैठ करके पढ़ रहे हैं तो पूरा दिन कसम खा लिया आपने परसेंटेज कोई रिलीजन नहीं जो उसमें चले गए तो आप कहीं जा नहीं सकते। नहीं, प्रैक्टिस आप परसेंटेज की कर रहे हैं, शाम को कॉन्सेप्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस के पढ़ रहे हैं, और जब आपके पास फ्री टाइम आ रहा है तो रिवीजन आप अलजेब्रा का कर रहे हैं। ऐसे करके आपको करना है, ठीक है? बस इसमें एक शर्त यह है कि आप पहले से ये सब टॉपिक लगा चुके हो, बिल्कुल न्यू टॉपिक रिवीजन में मत उठाना, ठीक है? हाँ, न्यू टॉपिक में देखो, जैसे कुछ नए टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे मेंसुरेशन हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया, ज्योमेट्री हो गया, है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ये सब टॉपिक आप बिना पढ़े भी उठा सकते हो, क्योंकि इनके सॉल्यूशन देख के आप समझ जाओगे यार कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि बिल्कुल अप्रोच नहीं होती है ना, ये तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, बस बात खत्म, कोई अप्रोच थोड़ी ना। ज्योमेट्री में क्या अप्रोच? ट्राइंगल से कुछ भी पूछा यार आपको प्रॉपर्टी नहीं आती, नहीं कर पाओगे, जितनी अप्रोच लगा लो, ट्राइंगल बनाने के थोड़े नंबर मिलना है, ठीक है? चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं फिर। मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, समय आ गया है। अब आप कहोगे तैयारी तो कुछ है नहीं, ना हो मत हो, कोई तैयारी ना हो, आपने रोहतक का मॉक उठाया, रोहतक के मॉक लगाए, आपके नंबर कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को बैठ करके आपके पास 120 क्वेश्चन है यार, ये देखो 120 क्वेश्चन है, और 120 क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है जो पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, 120 क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैथ्स को जो चीज नहीं आ रही 2-2 3-3 बार लगाओ, रट जाएंगे क्वेश्चन। आप कहोगे रटे, हम तो समझने के लिए आए, आप पास होने के लिए आए। आप ये वीडियो अभी तक कितना मिनट हो गया है? 21 मिनट हो गया ना। आप इसीलिए वीडियो देख रहे हो, मुझे सह रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, क्योंकि आपको पास होना है। तो पास होने के लिए जो करना है वो करना पड़ेगा, ठीक है? डू विच इज नेसेसरी, जो रिक्वायर्ड है वो काम करिए। तो भैया मॉक टेस्ट रेगुलरली दीजिए, और कोशिश करिए अपने शेड्यूल से ना पीछे भागिए। जो शेड्यूल है आपका, स्टडी शेड्यूल जो भी है आपका, भाई उस पर चिपके रहो, विश्वास करो, आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग। तो भाई रीडिंग 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 रीडिंग, नथिंग एल्स, बस रीड करो रीड करो रीड करो, ग्रामर के चक्कर में इतना मत पढ़ो, ठीक है? कोशिश करिए एडिटोरियल्स आप पढ़िए, कोशिश करिए कोई नॉवल पढ़िए। अब ये नहीं है कि पता चला कोई गॉसिप मैगजीन उठा करके आप पढ़ने लगे, नहीं। जिन चीजों से नफरत है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2 चीजें हैं, एग्जांपल जैसे मान लो आपके सामने कहीं पर भी एक आर्टिकल आया कि भाई एक कंपैरिजन आया, मान लो कि सपोज दैट रिकी पॉन्टिंग एंड राहुल द्रविड़, कोई कंपेयर, और आप मैसिव क्रिकेट लवर, और दूसरी तरफ आपके सामने एक आर्टिकल है कि इजराइल ईरान वॉर का मिडिल ईस्ट, एशिया और एशिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये 2 आर्टिकल है, आप क्या पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है आप चुनेंगे पॉन्टिंग वर्सेस द्रविड़, मत पढ़ो, हटा दो। आप पढ़ो क्या सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा मिडिल ईस्ट, एशिया और एशिया की इकोनॉमी पर इजराइल वर्सेस ईरान के वॉर पर, वॉर। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो समझो इस बात को, इसके पीछे भी एक साइंस। जब आप अपने मतलब की चीजें पढ़ते हो, जब आप वो चीज पढ़ते हो जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपका कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा हो, मन को अच्छा लग रहा हो, तो आपका माइंड ऑलरेडी एक्टिव मोड में होता है और आपको कॉम्प्रिहेंडिंग के लिए बहुत जूझना नहीं पड़ता है, बहुत परेशान नहीं होना पड़ता है। लेकिन जब आप वो आर्टिकल पढ़ते हो जिसमें ना आपका बैकग्राउंड है, ना कोई अप ग्राउंड है, ना फोर ग्राउंड है, कोई ऑन ग्राउंड कोई बेसिस ही नहीं, आपको पता ही नहीं इजराइल है भी कहां पर, एशिया में है या अफ्रीका में है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसा नहीं है, ठीक है? तो जब आप उसमें पढ़ते हो ना तो आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है, और एग्जाम में आपके सामने जो पैराग्राफ आएंगे ना वो ऐसे ही होंगे जिसमें आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, उसमें आपके हमारे घर की कहानी नहीं छपी होगी। तो जो चीज मैंने क्या कहा, डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, जो चीज आपके एग्जाम में आनी है, प्रैक्टिस उन्हीं चीजों को करनी है, उन चीजों की नहीं करनी। यहां आप नौकरी नहीं करने आए कि आप वर्बल एबिलिटी के 2 कॉम्प्रिहेंशन बस सबको दिखा रहे, देखो आज हमने कर लिया, नहीं, अपने आप से कहो, ठीक है? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करिए एक्सटेंसिवली, आपकी वोकैब, स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, ये सब अच्छी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा इसी चैनल पर, ठीक है? तो वहां से भी आप इन चीजों को मास्टर कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्रिटिकल की आप चीजें छोड़ दीजिए मुझ पे, हाँ, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस फिर आप ही को करना होगा, ठीक है? तो इससे आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग स्किल एंड वर्बल स्किल के ऊपर थोड़ी बहुत मास्टरी आप कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आप छोड़ दो, एलआर का सेगमेंट मैं करा दूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। फिर आगे यहां पर देखते हैं भाई, प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए फॉर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स।
देखो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मैंने एक चीज सोची है कि IIM इंदौर के प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं इस वीक से स्टार्ट कर दूंगा, 2024 के, 23 के, 22 के और 21 के, उससे नीचे नहीं जाएंगे, बस इतने रहेंगे। एक एक दो दो वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि 24, 23, 21, 22 के PYQs करा दूं, ना सिर्फ PYQs कराऊं बल्कि आपको ये भी बताऊं कि देखो इस क्वेश्चन को यहां पे रखने का क्यों मतलब यहां पे रखा गया, ठीक है, कितने क्वेश्चन करेंगे जिससे कट ऑफ निकल जाए, तो वो सारी चीजें। बाकी आपको क्या करना है भाई, पेपर तो आपको देना ही है, जितना देना पेपर, मैं ये मानता हूं पेपर सॉल्व करना है 35%, पेपर एनालाइज करना है 65%। समझ आई बात? तो आपको ये काम करना है, एनालिसिस पे अपनी जान लगा देनी है। तो एनालाइज करिए, देखिए क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, और जो भी आपकी वीकनेस है वो इंप्रूव होगी जस्ट बाय रिवीजन। आप रिविजिट करिए उन टॉपिक्स को जहां पर आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है सॉल्व करते वक्त। एंड उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है आपका सिमुलेट, टेक मॉक टेस्ट अंडर टाइम कंडीशन, ताकि आपका जो स्टिमुलस है वो वैसा ही बना रहे, आपको विद इन द गिवन टाइम फ्रेम करने की आदत आपकी बनी रहे, ठीक है। एंड भैया इस बीच में आपको भयंकर स्ट्रेस होगी, आपका मोटिवेशन जो है वो चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि लगातार मेहनत करने पर भी अगर रिजल्ट आपको ना मिले और अगर आप टूट गए तो आप एक नॉर्मल इंसान है। लगातार मेहनत करने पर भी आपको रिजल्ट ना मिले और फिर भी आप कंटिन्यूअसली चलते रहे, तो इसका मतलब ये मान करके चलना डेस्टिनी और आप दोनों ने मिलकर के तय करा है कि आपको बहुत ऊपर जाना है। क्लियर हुई बात? क्योंकि आपकी अप्रोच रिजल्ट ओरिएंटेड हम है नहीं। तो भाई उसके लिए एक छोटा सा ये है, आपको समझना है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस टेक्निक हो गई, जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया। वैसे तो मैं आपको ये कहूंगा कि इनसे अगर आपको ज्यादा इफेक्ट ना दिख रहा हो तो आप फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई जिम ज्वाइन कर रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप टहलने जा रहे हैं, दौड़ने जा रहे हैं, किसी पार्क में जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जितना हार्ट रेट आपका पंप होगा, बीट बढ़ेंगी आपकी, उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका सही होगा, ठीक है। अब ऐसा भी ना करना कि पता चला दौड़ के आए और थक के गिर के सो गए, तो टाइम ही वेस्ट हो गया ना फिर आगे बढ़ते हैं भाई। पॉजिटिव रहिए, है ना, नेगेटिव लोगों को ब्लॉक करो, दो चार इधर की बातें करो, जिससे जिसका खून खौलता वाली बात बोल दो, खुद ही तुमसे चिढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूं, और ईच एंड एवरी एस्पायरेंट, अगर वो बहुत हायर क्लास फैमिली से है तो नहीं, बट हाँ मिडिल अपर मिडिल क्लास फैमिली से है तो मेरी बात को कोरिलेट करेगा। आप पूरी कोशिश ये करिएगा कि इस बीच आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके घर में ना केओस हो, जिससे आपके घर में ना टेंशनाइज माहौल हो। आप कोई काम ऐसा मत करिए। कोई घर वाले अगर आपसे कोई काम कहते हैं और प्यार से उनको बता दो कि मैं काम कर दूंगा, ये मेरे 6 घंटे का शेड्यूल है, इस बीच में जो टाइम मिलेगा मैं आपका काम कर दूंगा, ठीक है। चिल्लाना गुर्राना ये सब नहीं है, आप एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पे पढ़ करके, ठीक है। आपने 1 साल ड्रॉप किया, इसका मतलब ये लास्ट टाइम आप सीरियस नहीं थे। तो घर का माहौल मत खराब करिएगा, क्योंकि अगर वो खराब हो गया और अगर आप थोड़े से भी इमोशनल हैं तो आपका पूरा दिन वो सोचने में ही निकल जाएगा। तो बहुत काम रहिए, सबके लिए अवेलेबिलिटी मन कर दीजिए, अपने घर में डिस्कस करो कि भाई मेरे को तैयारी अब करनी, सीरियसली अब मुझे कुछ सोचना है, क्योंकि इन केस अगर आपका आईपी मैट नहीं निकला तो कोई ना कोई यूजी एंट्रेंस निकल जाएगा। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड ब्रेक्स, उसमें तो तुम माहिर हो, बताने की जरूरत नहीं, ब्रेक ले करके 1 साल का ब्रेक हो गया। तो ये वीडियो का कारण यही था कि मैं बहुत डिटेल में आप लोगों से कुछ बात भी करना चाहता था कि इस 3 महीने को आप कैसे एक फ्रूटफुली यूटिलाइज कैसे आप करें, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड अप करता हूं। नेम मैंने इस यूट्यूब का चेंज कर दिया है, तो परेशान ना होना, ये वही चीज है, यहाँ पे मैं ही कंटेंट डालूंगा और कोशिश करूंगा कि रेगुलरिटी जो है वो बनी रहे। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, एंजॉय लर्निंग।